Action. Question. You'll ask a question and then I'll answer. Just talk about how obesity is related to environment. How obesity is related to environment. Okay. We'll go one question by question, Okay. so that it will be better for me. Just tell me the first question and I'll tell you. Obesity हमारे environment से कैसे related है? ओबेसिटी यानी ओवरवेट या ज़्यादा चर्बी होना एक तरह से बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक रहता है. अब एनवायरमेंटली हम सोचें तो काफ़ी रिलेटेड फैक्टर्स है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है. पुराने ज़माने में हम लोग आउटडोर गेम्स यानी खेलकूद जो बाहर की थी वो काफ़ी खेला करते थे. अब हमारी गेम्स बच्चों की जो गेम्स है वो काफ़ी टेबल सेंट्रिक हो गई है, कंप्यूटर गेम्स हो गई है. हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है. हमारे सबके पास गाड़ियाँ रहती है, मोटर बाइक्स रहती है, तो चलना बहुत कम हो चुका है. एलिवेटर्स है तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत कमती हो चुका है. हमारा खाना जो पहले था, जो दाल शाक या सब्जी वगैरह हम लोग खाते थे, वो बहुत ही कमती हो चुकी है. अब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा चुके हैं. मैकडॉनल्ड्स वगैरह आ चुकी है, फ्राइड फूड्स, बर्गर्स वगैरह बहुत खा रहे हैं हम. और जो इंडियन फ्राइड फूड्स है वो तो है ही, वड़ा पाव और समोसा वगैरह, उसमें काफ़ी कैलोरीज वगैरह रहती है. प्लस स्ट्रेस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है हमारी लाइफ में. आजकल की पीढ़ी को स्ट्रेस का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है. इसके लिए मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ओबेसिटी के लिए रिलेटेड रहते हैं. ओबेसिटी या मोटापा जो बोलते हैं या ओवरवेट अब हमारी वातावरण के कारण से काफ़ी रिलेटेड हो चुकी है. पहले तो ये जाना जाता था कि हम जो इंडियंस थे वो काफ़ी पैदल चलते थे, काफ़ी आउटडोर गेम्स वगैरह खेला करते थे, खेल कूद काफ़ी रहा करता था. लेकिन आजकल के बच्चे यूजुअली कंप्यूटर गेम्स वगैरह काफ़ी प्ले करते हैं. आउटडोर गेम्स काफ़ी हद तक कम हो चुकी है. प्लस हमारी डाइट जो थी, पहले हम सब्जी दाल भात वगैरह काफ़ी खाया करते थे. अब ये चेंज होके वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ हो गई है, जहाँ की हम बर्गर्स, वेस्टर्न फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह काफ़ी खाना शुरू हो चुका है हमारा. एक हद तक हमारी जो सुविधाएं है वो भी बढ़ चुकी है. हम अभी कार्स, मोटर बाइक्स वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं, और इस कारण से ऐसा हो चुका है कि अब हमारा चलना, और जो पहले हम सीढ़ियाँ चलते थे अब एलिवेटर्स वगैरह हो चुके हैं, और इस कारण से हमारी एक्सरसाइज जो है बहुत हद तक कम हो चुकी है. और ये फैक्टर्स रिलेटेड या नॉट रिलेटेड रहकर भी बहुत हद तक ओबेसिटी के लिए कारण बन सकते हैं. और एक बड़ी जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस. आजकल की पीढ़ी को काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और इस स्ट्रेस के कारण से जो ओबेसिटी, लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी स्ट्रेस में आके खाना ज़्यादा खाते हैं, या तो रॉन्ग चीज़ें खाते हैं. फ्राइड फूड्स वगैरह जो फास्ट फूड्स है वो खाते हैं ज़्यादा, या कि जो इंडियन फास्ट फूड्स है यानी वड़ा पाव या पंजाबी समोसास वगैरह, उसमें कैलोरीज काफ़ी हद तक रहती है, और इस कारण से उनका वेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. और मेरे हिसाब से यही 2 या 3 एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फैक्टर्स जो बोले जाते हैं कि ओबेसिटी के कारण से, यही काफ़ी हद तक कारण बन सकते हैं. आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आई ड्रिफ्टेड ऑफ ना. वी कैन कट दैट ऑफ. ओबेसिटी के काफ़ी नहीं हाँ, ओबेसिटी की अवेयरनेस या जागरण जो बोलते हैं बहुत ही कम है हमारी सोसाइटी में. काफ़ी पेशेंट्स जो हमें मिलते हैं रोज़, वो यही बोलते हैं कि हम सिर्फ स्लाइटली ओवरवेट है, जाके वो बहुत ही मोटे हैं, या ओवरवेट, या ओवरवेट जो बोलते हैं हम, बॉडी मास इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है वो है आपका वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर.
अब जब हम बोलते हैं तो एशिया पैसिफिक पॉपुलेशन में जब आपका BMI 27 से बढ़कर होता है तो यानी आप ओवरवेट कहलाए जाएंगे, और 27 से 32 तक आप ओवरवेट हो, और 32 के बाद आप ग्रेड 1 ओबीस कहलाए जाएंगे। अगर आप ग्रेड 1 ओबीस है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और ये अवेयरनेस अब तक हमारे पॉपुलेशन में नहीं आ चुका है। क्योंकि किसी भी मोटे आदमी से आप बात कर लो तो वो बोलेगा सिर्फ अभी थोड़े दिनों से ही मैं मोटा हूँ, और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगा या थोड़ी डाइट कर लूँगा तो मैं पतला हो जाऊँगा। ये नहीं बोलते कि हमने और काफ़ी कोशिशें की है पतले होने की, लेकिन अब तक हम सक्सीड नहीं हो चुके या हम कामयाबी नहीं हो चुके हैं। तो हर जो आदमी ओवरवेट रहता है या मोटा रहता है उसकी सभी प्रॉब्लम्स इसी से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि उनकी अवेयरनेस नहीं है और उनको मालूम नहीं है मोटापे के कारण से उनको कितनी तरह की बीमारियां हो चुकी है या कितनी तरह की बीमारियां उनमें होने वाली है सिर्फ मोटापे के कारण से। अब आप बोलेंगे तो इस तरह से रहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब मोटापे के कारण से US सर्जन जनरल ने ये कहा गया है कि ये डिजीज़ एंडेमिक है, यानी कि ये हर पॉपुलेशन में इसके कारण से काफ़ी हद तक डेथ्स या बड़ी बड़ी बीमारियां हो चुकी है। अब कौन सी बीमारियां इस मोटापे के कारण से होती है? मेनली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या कार्डियक कंप्लेंट्स, हाइपरटेंशन, आपको स्लीप एपनिया जो आपको रात को नींद नहीं आती क्योंकि आप सो नहीं पाते मोटापे के कारण से, बिकॉज आपका जो छाती का फेफड़ा है वो बहुत ही हद तक दब जाता है। दूसरी एक चीज़ है कि आपको गॉल स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं, या आपको नी पेन्स, आर्थराइटिस वगैरह आगे जाके उम्र में हो सकते हैं। दूसरी एक बड़ी बीमारी उसके कारण से है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस हमें हमेशा लगता है कि हमारी फैमिली के कारण से होती है, लेकिन इस स्टेज पे हमें ये मालूम पड़ चुका है मेडिकली कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस सिर्फ मोटापे के कारण से है। अगर आप मोटे नहीं हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं होगी, और इसके कारण से मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम X जो बोला जाता है वो होता है हमारे बॉडी में। तो ये सभी बड़ी बड़ी बीमारियां अगर अवॉइड करनी है तो सिर्फ हमें पतला रहना है और एक्सरसाइज या डाइट वगैरह करनी है कि हम ज़्यादा मोटे नहीं हो। अगर बहुत ही मोटे हो गए तो फिर और दूसरे ऑप्शंस है, या कि सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी जो जिसे बोलते हैं। ओके, अब डाइट और एक्सरसाइज इस चीज़ की प्रतिक्रिया है कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं 1 या 2 चपाती खाती हूँ तो भी मैं काफ़ी मोटी हो चुकी हूँ। अब डाइट कितनी टाइप्स की डाइट रहती है, या तो कैलिफोर्निया डाइट या तो साउथ बीच डाइट, बहुत आप नाम ले लो तो 100 तरह की डाइट्स है, लेकिन कौन सी डाइट किसके लिए काम आती है वो ये बोला नहीं जाता है। और हमारे इंडियन पॉपुलेशन में जब हमारी खाने की प्रतिक्रिया ही वेजिटेरियन है तो हमारे लिए पर्सनलाइज्ड डाइट्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कारण से हमें ऐसा डाइटिशियन चाहिए जो हमारी नॉर्मल खाने की जो पद्धति है वो समझे और उसके प्रतिक्रिया हमें डाइट प्रिस्क्राइब करे। ओबेसिटी या मोटापा सिर्फ एक ये बीमारी है जो हमारी आती सदी को सबसे बड़ा साइलेंट किलर माना जाएगा। ओबेसिटी सिर्फ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे आते सदी की सबसे बड़ी साइलेंट किलर बीमारी मानी जाएगी। ओबेसिटी या मोटापा सिर्फ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे आते सदी की सबसे बड़ी साइलेंट किलर मानी जाएगी। ओबेसिटी या मोटापा सिर्फ एक नहीं सर मात्र एक बीमारी है ना, द मात्र इज मोर करेक्ट, एक मात्र बीमारी। ओबेसिटी या मोटापा सिर्फ एकमात्र ऐसी बीमारी है जो हमारे आते सदी की सबसे बड़ी साइलेंट किलर बीमारी मानी जाएगी। साइलेंट किलर बीमारी ओबेसिटी या मोटापा हमारे आने वाले समय की एकमात्र बीमारी है जो सबसे बड़ी साइलेंट किलर।
ओबेसिटी या मोटापा हमारे आते वाली हमारे सॉरी मात्र ऐसी बीमारी है जो सबसे बड़ी साइलेंट किलर मानी जाएंगी। ओके, रेडी? ओबेसिटी या मोटापा हमारे आने वाली सदी की सिर्फ एकमात्र ऐसी बीमारी है जो सबसे बड़ी साइलेंट किलर मानी जाएगी। रेडी? ओबेसिटी या मोटापा हमारे आने वाली सदी की सिर्फ एकमात्र ऐसी बीमारी है जो सबसे बड़ा साइलेंट किलर माना जाएगा। ओबेसिटी या मोटापा हमारे आने वाली सदी की सिर्फ एकमात्र ऐसी बीमारी है जो सबसे बड़ा साइलेंट किलर माना जाएगा। बेरियाट्रिक सर्जरी या एंटी ओबेसिटी सर्जरी सिर्फ एकमात्र ऐसी सर्जरी है जो ना कि आपका मोटापा कम करती है, प्लस इसके साथ जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको हो सकती है, आपको ऑलरेडी हो चुकी है, उसका भी इलाज करती है, जो यानी कि हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, सिंड्रोम एक्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब आप सोचोगे कि एकमात्र सर्जरी इतनी इतनी बीमारियां कैसे सॉल्व कर सकती है। सिर्फ ये मेडिकली प्रूवन है और 25 से 30 सालों से ये सर्जरी दुनिया में आ रही है। 25 से 30 सालों से 25 से 30 सालों से ये बीमारी दुनिया भर 25 से 30 ओके 25 से 30 सालों से ये दुनिया भर में सर्जरी मोटापे के कारण से होती आ रही है और अब काफ़ी रिफ़ाइन हो चुकी है और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी प्रूवन हो चुकी है और बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड सर्जरी हो चुकी है ये। अब बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है? अब इंडिया में हम दो तरह से ये बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। एक तो लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बैंडिंग, जिसमें हम एक सिलिकॉन बैंड स्टमक के ऊपरी हिस्से पे लैप्रोस्कोपिकली एडजस्ट करके लगा देते हैं, जिससे कि आपकी खाने की कैपेसिटी कमती हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि 3 लीटर स्टमक की जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है उसको हम 15 या 30 ml में कैसे कम कर सकते हैं और लोगों की भूख कैसे मिट सकती है। अब सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं स्टमक के ऊपरी भाग में, जिसे हम डिस्टेंड करते हैं। जब स्टमक डिस्टेंड होता है तो ये स्टिमुलेट करते हैं सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स जो ब्रेन में होते हैं, और जब सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं ब्रेन में, तब हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि अब खाने की इच्छा नहीं होती है और हमारा पेट काफ़ी फुल हो जाता है। तो इसके बाद हम खाने की इच्छा हमें होती नहीं है। तो ये एक तरह के बेरियाट्रिक सर्जरी है। और दूसरी सर्जरी जो कॉमनली बोली जाती है कि स्टमक स्टेपलिंग। अब ये सर्जरी ऐसे लोगों में की जाती है जिनकी कैपेसिटी खाने की काफ़ी कम होती है, तो भी उनका मोटापा काफ़ी ज़्यादा होता है, या तो वो खाली मीठी चीज़ें खाते हैं और उनकी खाने की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, और इसके कारण से उनका मोटापा ज़्यादा हद तक बढ़ते जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम स्टमक को स्टेपलिंग, ये भी लैप्रोस्कोपी से सर्जरी होती है, और स्टमक को डिवाइड कर देते हैं एक पाउच में जो 15 या 30 ml का पाउच रहता है, और उसको दूसरे स्टमक के भाग से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब नीचे से इंटेस्टाइन हम ऊपर लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं स्टमक के ऊपरी भाग में। जब आदमी की कैपेसिटी खाने की कम हो जाती है, प्लस वो जो खाता है उसका भी पूरी तरह से अब्जॉर्प्शन नहीं होता, और इसके कारण से ऐसे लोगों का वेट लॉस होता है। अब ये सर्जरी इंडिया में 2 सालों से होती आ रही है, और जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इंटरनेशनली ये सर्जरी काफ़ी फेमस हो चुकी है और पिछले 25 या 30 सालों से होती आ रही है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही प्रूवन रिजल्ट्स है। पेशेंट्स यूजुअली जो लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बैंडिंग के पेशेंट्स हैं वो दूसरे दिन ही घर पे चले जाते हैं, और गैस्ट्रिक बाईपास के जो पेशेंट्स हैं वो तीसरे दिन घर पे चले जाते हैं। अब ये सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं? गैस्ट्रिक बैंडिंग के साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपकी खाने की कैपेसिटी कमती हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे एक हद के बाहर, तो आपको शायद पेन या वॉमिटिंग हो सकती है। और गैस्ट्रिक बाईपास के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपके खाने की इच्छा थोड़ी पहले 2-3 महीनों में कमती हो जाती है, और आपको मल्टीविटामिन्स लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा है।
जो आप डिसएडवांटेजेस से कैलकुलेट करो तो इसके एडवांटेजेस में मैं आप ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपकी जो भी बीमारियाँ है, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, स्लीप एपनिया, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, वो बहुत हद तक कमती हो जाएगी। कहीं पेशेंट्स ऐसे हैं कि इंसुलिन लेना ही बंद कर देते हैं, ये एक बार उनका वेट कमती हो जाता है तो। और क्योंकि ये सर्जरियाँ आजकल लैप्रोस्कोपिक हो चुकी है, तो इसके लिए पेशेंट को पेन वगैरह बहुत ही कम हो चुका है। और पेशेंट की पूरी थिंकिंग, जब एक बार 1.5 साल या 2 साल में वो वेट लॉस कर देते हैं, तो उनका वेट लॉस अराउंड 100 या 150 kg तक कमती हो सकता है। और one sec, I want to say something else. Kiara, सर्जरी के एडवांटेजेस ये भी है कि सिर्फ ये एक ही माध्यम है जो कि 5 या 10 सालों बाद भी आपका वेट लॉस मेंटेन होगा। और आप खाना जो आप नॉर्मली खा रहे हो, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, फिश वगैरह खा सकते हो, हालांकि थोड़ी क्वांटिटी में। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हो, ये नहीं कि आप सिर्फ डाइट फूड वगैरह खा सकते हो। तो ये एडवांटेजेस सर्जरी के काफ़ी है। अब बेरियाट्रिक सर्जरी लाइपोसक्शन या टमी टक से काफ़ी जुदी है। लाइपोसक्शन या टमी टक्स जो एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी है, वो सर्जरियाँ इसके लिए हो जाती है क्योंकि आप कॉस्मेटिक रीजंस के लिए करते हो। वेराज बेरियाट्रिक सर्जरी या एंड वेट लॉस सर्जरी जो हम बात कर रहे हैं आज, वो सर्जरी इस कारण से है कि आपके जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, उसके लिए की जाती है। हालांकि आप जब वेट लॉस करते हो तो ये सही है कि आप की जो कॉस्मेटिक रीजंस है सर्जरी करने के, वो भी सुधर जाएगी। ओबेसिटी अवेयरनेस या ओबेसिटी या मोटापे का जागरण, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही कंपलसरी हो गया है कि हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ये फैलाए, क्योंकि दुनिया भर में ये साबित हो चुका है कि मोटापे के कारण से ज़्यादा लोग मरते जा रहे हैं, क्योंकि ये साइलेंट किलर बीमारी है। और यदि हम किसी भी माध्यम से इसकी अवेयरनेस बढ़ा दें और लोगों को मालूम पड़ जाए कि उनकी जो बीमारियां है वो सिर्फ मोटापे के कारण से है, और अगर वो मोटापा कम कर सकते हैं और पतले होने के कारण से ये सब बीमारियां जा सकती है, तो शायद हम कितनी जानें बचा सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ ओबेसिटी, हाँ, ओबेसिटी या मोटापे के कारण से काफ़ी बीमारियां हैं। अब आप बोलो तो हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, wait, I'll elaborate it properly. Okay. ओबेसिटी या मोटापे के कारण से बहुत ही बीमारियां हो सकती है। अब हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना मोटापे के कारण से है। इसके कारण से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक हो सकता है लोगों को। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, हमें हमेशा से यही कहा गया था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस या तो आपको बचपन से है, जो कि जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या तो आपके जेनेटिक्स में है या आपके पेरेंट्स से आपको आ चुकी है। लेकिन ये कभी भी नहीं कहा गया था कि आप मोटे हो इसके लिए आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको है। अब ये प्रूव हो चुका है मेडिकली कि आपका मोटापा ही एकमात्र कारण है जो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का कारण है। तो अगर हम मोटापा कम कर सकते हैं तो हमारी डायबिटीज़ जा सकती है। फिर गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में पत्थरी, ये बीमारी मोटापे के कारण से हो सकती है। उम्र बढ़ने के हिसाब से घुटनों या पैरों के जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी जा सकता है। और काफ़ी कैंसर्स है जो कि ओबेसिटी से लिंक्ड है। अब यूट्राइन कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, ये प्रूवन हो चुके हैं कि ये ओबेसिटी के कारण से है। प्लस बहुत ही यंग औरतों में इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने का कारण भी मोटापा हो सकता है।
तो अगर आप मोटापा कम कर सकते हो तो इतनी सारी बीमारियां आपसे दूर हो सकती है. ओके, डन. देना खाली बस. क्यों किया ना? क्यों किया ना? हाँ क्यों करके कलर बन गया यार. रोलिंग साइलेंस प्लीज. आप अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम शैलेश गांधी है. यहाँ पे अंदर दीजिए. मेरा नाम शैलेश गांधी है. ये प्रॉब्लम आपको कितने साल से है? ये प्रॉब्लम 20-22 साल हुआ, अप टू 1976 से. आप क्या क्या करते थे ओबेसिटी के बारे में? ओबेसिटी के बारे में डाइटिंग पहले किया. डाइटिंग से 4-5-7 किलो वज़न कम भी हुआ. उसके बाद में डबल स्पीड से बढ़ता है. प्लस क्या दवाई लिया, हर्बल लाइफ का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा वॉकिंग भी किया, बट उससे पैरों का जॉइंट में दुखना ज़्यादा हो गया. उसके बाद में कहीं बाहर जाते हैं तो फिर कहीं दिल लगता नहीं है, और कोई पार्टी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो अपना मन बैठता नहीं है. तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है सब. उससे पहले आपको कैसा था ओबेसिटी की प्रॉब्लम? इसके पहले कैसा था? नहीं, ओबेसिटी के पहले ऐसे कोई नॉर्मल लाइफ थे, रूटीन एक्टिविटीज़ था, फैक्ट्री जाना आना, ऑफिस जाना आना, सब कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं था. बट ओबेसिटी के बाद में जब हैवी ओबेसिटी होने के बाद में वो डबल स्पीड से बढ़ना चालू हो जाता है. आप कितना भी कंट्रोल करने जाओ तो वो कंट्रोल नहीं होता है. स्टैंड बाय. यार रोलिंग. स्टार्टिंग से हाँ, मैं शैलेश गांधी. ये मेरा ओबेसिटी प्रॉब्लम 76 से स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहा. उसके बाद में 81 में मैं डाइटिंग स्टार्ट किया. वो इसबगोल वगैरह देते थे, उसकी वजह से थोड़ा वेट कम हुआ, फिटनेस लगता था थोड़ा. स्टेप बाय स्टेप 5-7 साल में नॉर्मल लाइफ चल रही थी. उसके बाद में 91 से और वापस बढ़ना चालू हो गया. 92 से फिर वापस डाइट चालू किया. तो सुबह में एक आध हमारा खाखरा खाते थे, दोपहर में 2 रोटी समझो सर, शाम को भी ऐसे ही लाइट फूड लेते थे. ऐसे 2-2.5 महीना किया. उसके साथ में कुछ मेडिसिन वगैरह लिया. इसके अलावा वेट रिड्यूस हो गया, बट शरीर में एकदम वीकनेस आ गया. वो वीकनेस की वजह से फिर पैर के जॉइंट दुखना चालू हो गए, बॉडी के अंदर और भी कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ें चालू हो गई. तो फिर एकदम
वो डाइट छोड़ दिया और नॉर्मल खाना चालू कर दिया। उसके डाइट छोड़ने के बाद में वो डबल स्पीड से बढ़ने लग गया। वो बढ़ते बढ़ते वज़न अपने को मालूम नहीं पड़ता है, 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, बट चलता है, होता है, चलता है। ऐसे चलते चलते आगे फिर हर्बल लाइफ का इस्तेमाल किया। हर्बल लाइफ का जो दवाई आता था, मेडिसिन वगैरह आता था जो भी, वो भी 2-3 महीना लिया। मॉर्निंग में वो पानी मध, पर मेरे उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। और ऐसे करते करते फिर आखिर में कंटाल गए कि भी चलो वॉकिंग करना भी चालू किया, डाइट का अपना एक्सरसाइज भी चालू किया, पर वो 10 मिनट 15 मिनट करे और फिर थक जाते थे। तो वो ये नॉर्मल नॉर्मल करके सब छोड़ दिया। फिर उसके बाद में बराबर Stand by, rolling, silent please. मेरा हैवी वेट वाले से एक ही बोलना है कि जो तकलीफ़ मुझे पड़ी वो आपको नहीं पड़े। इसके वास्ते आप आपका खाने का जो रूटीन है वो एकदम सिस्टमेटिक कर दीजिए, टाइम टू टाइम कर दीजिए। इसके अलावा आप खाने के अंदर एकदम पेट भर के मत खाइए। आपको यहाँ संतोष हो गया, अभी थोड़ा सा अभी कंट्रोल सफिशिएंट सेटिस्फेक्शन हो गया, तो आप वहाँ स्टॉप कर दीजिए। बाद में आपको भूख लगता है, आप वापस 2 घंटे के बाद में खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना हो उतना ऑयली का फूड आप अवॉइड करिए। वापस कर मेरा हैवी वेट वाले से एक मिनट, मेरा ज़्यादा वज़न वाले से एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप आपके खाने का जो रूटीन है उसको सिस्टमेटिक कीजिए, प्लस टाइम टू टाइम कीजिए। और ज़्यादा कैलोरी वाला फूड और ऑयली खुराक आप खाने में कम लीजिए। इसके अलावा खाते टाइम आप एकदम पेट भर के मत खाइए। आपको संतोष हो गया, आप वहाँ स्टॉप कर दीजिए। 2 घंटे बाद में आपको वापस इच्छा होती है, आप थोड़ा सा फूड ले लो या थोड़ा सा जूस ले लो। अदर ऐसे करके आपका दिनचर्या करेंगे तो आपका वज़न कम होगा। इसके अलावा आप शुगर को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, तो आपका वेट कम हो जाएगा। Can you give me some history about what you have been doing and what's your background? I grew up and I was born in Bombay, and I lived in Bombay for 21 years, and I got married and I went to Australia, and we moved back last July from Australia, and I live in Chennai currently. I want you to talk from now on in Hindi. Huh? Hi. Can you give me some background about आपका background क्या है? मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ। 21 साल में मेरी शादी हुई और मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई 3.5 साल के लिए, और फिर लास्ट ईयर जुलाई में हम चेन्नई मूव हुए, और मैं अभी चेन्नई में रहती हूँ।
ओबेसिटी से ताल्लुक जो भी आपका बैकग्राउंड? जब मैं पैदा हुई तो मैं पतली नहीं थी, मैं थोड़ी मोटी ही थी और 12 साल से मेरा वज़न बढ़ गया है और सब ट्राई किया मैंने, सब डाइट्स, VLCC, नेचर क्योर फार्म्स, खाना बंद करो, वाटर डाइट पे जाओ, नींबू पानी पियो पूरा दिन, कुछ मत खाओ, पर चलता नहीं है, डिडंट वर्क और घटता था लेकिन वापस आता था। तो बहुत परेशान होती थी मैं क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मुझे। सब टीज़ करते थे लोग और सोसाइटी में ऐसा भी है कि ये सीरियस बात नहीं है, इट्स लाइक मोर ऑफ अ टीज़ करने की बात है। तो लोग ये नहीं देखते कि डिजीज़ है, ऐसे देखते हैं कि खा खा के मोटे हो गए। उनको पता नहीं चलता कि जेनेटिकली भी इट इज़ अ फैक्टर और बहुत प्रॉब्लम्स होती है, पर पीपल इंसेंसिटिव होते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों के दिमागों में, मन में कैसी कैसी बातें होती है और सच्ची में इट्स रियली हर्टिंग एंड बहुत दुख होता है कि ये इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड, इट्स लाइक एन एपिडेमिक और लोगों को समझ में नहीं आता और बहुत दुख होता है कि सो मुझे एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर मैं कभी पतली नहीं थी। मैं कभी मुझे कभी ऐसे स्टोर में जाके कपड़े नहीं मिलते थे, मुझे सिलाने पड़ते थे या ऐसे सो from the childhood only I was always big, but now it's a big thing and it's not good, it's not healthy. तो थोड़ा elaborate कर सकते हैं कि आपने जो भी ट्राई किया था डाइटिंग टेक्निक्स एक्शन, आप थोड़ा elaborate कर सकते हैं कि आपने जो भी डाइटिंग टेक्निक्स फॉलो किए थे वो क्या क्या थे और आपने और क्या क्या स्टेप्स लिए थे उसके लिए? 12 साल से लेके मैं एक्चुअली 15 साल की थी तब पूरा वाटर डाइट किया, ओनली जूसेस, ऐसे 1 वीक वाटर, 1 वीक जूसेस, GM डाइट, एटकिंस मीन्स ऐसे डाइट्स रहते हैं जो किताबों में लिखते हैं और दे टेल यू हाउ टू फॉलो इट और क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, नो फैट, लो फैट, ऐसा ही सब रहता है। और हर्बल लाइफ ट्राई किया, वो नेचर क्योर होम में गए, लो हाई फाइबर, लो प्रोटीन, सब ट्राई किया और दे वर्क, आई वोंट से दैट दे डिड नॉट वर्क, बट वंस यू स्टॉप देम, जब भी आप बंद करते हो तो ज़्यादा वज़न बढ़ता है और वो मुझे पता नहीं क्यों होता है ऐसे, प्रॉब्ली द ग्राफ इज़ लाइक दैट, बट सब ट्राई किया मैंने और फास्टिंग, पानी सिर्फ पीना, नींबू पानी सिर्फ पीना, कोकोनट वाटर सिर्फ पीना, सब ट्राई किया है। वो दुर्वा रहती है, वो गणेश जी को देते हैं, उसका जूस पिया, सब किया, लेकिन करेला का जूस पिया, लेकिन वर्क हुआ, लेकिन वंस यू स्टॉप इट, नो यूज़, इट ऑल कम्स बैक एंड ज़्यादा आता है वापस। जो भी आपने आपकी तरह जो लोगों को देखा है, वह उनको देख के आपको क्या लगा? मतलब मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसे अबाउट 1 बिलियन लोग हैं और बहुत लोग आर ओबीस। पीपल डोंट रियलाइज, लोगों को समझ में नहीं आता कि इट इज़ अ डिजीज़ एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये पूरे हमारी ज़िंदगी में, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, लेकिन अगर मेरा ऐसा चला और अगर लोगों का ऐसा चला तो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, नी जॉइंट्स प्रॉब्लम, जो भी ओबेसिटी रिलेटेड बहुत डिजीज़ेज़ है, मोस्टली सब डिजीज़ेज़ है, आर्थराइटिस, न्यूरोसिस, रूमेटिज्म, सब होता है। और मुझे लगता है कि लोगों को सीरियसली लेना चाहिए कि इट इज़ नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट और इट इज़ नॉट समथिंग टू जोक अबाउट, और हंसी मजाक की बात नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि परदेश में और अमेरिका, USA से ऑस्ट्रेलिया में बहुत अवेयरनेस होती है कि आधे लोग ओबीस, 10 मिलियन पीपल आर ओबीस, 50% पीपल ओबीस होते हैं। और इसमें गवर्नमेंट्स भी उनको ट्राई करना चाहिए, कैसे ड्राइव्स होने चाहिए कि
अवेयर पीपल को और लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए कि क्या होता है ये रियली। और मुझे लगता है कि लोगों को सच्ची में सीरियसली लेना चाहिए कि ये हंसी मजाक की बात नहीं है और कुछ करना चाहिए, जो भी एनी मेथड यू नो। बट ये जेनेटिक भी होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली लाइक खा खा के। येस, फूड हमेशा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत से ज़्यादा अवेयरनेस अगर हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे देश में तो ही लोगों को समझ में आता है नो। और सो इट्स आजकल की लाइफस्टाइल में ये ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, एक्चुअली आजकल की लाइफस्टाइल भी बहुत सिडेंट्री हो गई है। गाड़ी में बैठो, एसी में जाओ, ऑफिस में यू नो ऑफिस में बैठो 8 घंटे, वापस आओ, फुल लाइक यू नो लो होते हैं हमारा काम करने के लिए। और फिजिकल एक्टिविटी ऐसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं होती है हमारे लाइफ में।